अंतरराष्ट्रीय संगठन हम लोग देख लिए थे क्या होता है ना। चलो, तो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि आखिर अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने देखा था। और मैंने कल आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, एक तो ग्लोबल होंगे, एक रीजनल होंगे, एक फाइनेंशियल होंगे। तो ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें आता है यूएनओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही हमारा सिलेबस भी है, तो हम शुरू करते हैं आपका। ठीक, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, देखो बेटा, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद से इसका इतिहास देखेंगे, या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो इतिहास था, पहले अपन इंट्रोडक्शन जान लेंगे कुछ। उसके बाद से इसका हिस्ट्री कि कैसे ये आया। इतिहास के बाद से आपका हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग देखेंगे। ठीक, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, ठीक है ना, जो भारत की भूमिका है, इंडियाज रोल इन यूएनओ, इसको देखेंगे। उसके बाद से विभिन्न युद्धों में यूएनओ की प्रासंगिकता या भूमिका, रोल ऑफ यूएनओ इन वेरियस वॉर्स, अलग अलग जो युद्ध हुए उसमें। इसके बाद देखेंगे हम इसमें मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन में हम इसकी विशेषता देख लेंगे। विशेषता से ज्यादा अच्छा शब्द होगा इसकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, क्या अचीवमेंट्स रहे सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट टिल डेट। उसके बाद इसकी सीमाएं देख लेंगे हम, जो लिमिटेशंस रहे हैं, कहां कहां ये फेल हुआ। और उसके बाद इसमें सुधार के लिए सुझाव, मतलब जो ओपिनियन है वहां से हम खत्म करेंगे इसको। ठीक, तो यूएनओ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे पूरा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद से इसका हिस्ट्री, इतिहास। उसके बाद से अंग, मतलब इसके ऑर्गन्स क्या क्या है। उसके बाद से भारत की भूमिका क्या है यूएनओ की स्थापना में से लेकर आज तक, भारत की क्या भूमिका रही है, इंडियाज रोल। इसके बाद विभिन्न युद्धों में, जैसे आप देख रहे होंगे एग्जाम में कि कोरिया युद्ध में यूएनओ की भूमिका का मूल्यांकन करें, है ना, रशिया यूक्रेन युद्ध में यूएनओ की भूमिका का मूल्यांकन करें, ये सब प्रश्न पूछ रहा है। तो एक मोटा मोटी मैं आपको कुछ गाइडलाइन, कुछ ऐसे बता करके दूंगा युद्ध और यूएनओ के बीच में, कि हर युद्ध में यूएनओ की भूमिका रहेगी। आपको अलग अलग युद्ध में उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ भी प्रश्न पूछेगा आपको लिखना वही है। ठीक है, और उसके बाद से आपका मूल्यांकन। ठीक है ना, मूल्यांकन अगर हम कर रहे हैं तो मूल्यांकन में इसकी हम उपलब्धियां देख लेंगे। तो यूएनओ की अभी तक की उपलब्धियां भी पता चल जाएंगी, उसकी क्या कमियां रही हैं, क्या क्या उसमें सुधार की और गुंजाइश है, वो सारी चीजों पर अपन इसमें वर्कआउट करेंगे, तो जाकर के ये खत्म होगा। और इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सहयोगी संगठन को भी हम देखेंगे यहां से। ठीक है, तो ये इस पैरामीटर्स पर हम इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले परिचय। एक बात समझो बेटा, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय संगठन बेसिकली क्या होते हैं, कि जब बहुत सारे देश एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, समान उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जब आपस में एक समूह बनाते हैं, तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ये कल हमने देखा। अच्छा, जब देश इसमें शामिल हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन में, जैसे भारत शामिल हुआ, अमेरिका शामिल हुआ, रशिया शामिल हुआ,
तो भारत, अमेरिका, रशिया जब ये सब शामिल हो रहे हैं तो इनफैक्ट इसमें कौन शामिल हो रहा है? भारत की सरकार शामिल हो रही है। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में जब देश शामिल होते हैं तो देश की तरफ से उस देश की सरकार शामिल होती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन एक अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी भी कहलाती है। ठीक। और जो आपका यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये विश्व में सर्वाधिक स्वीकार्य और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी बोल रहा हूं, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना? मतलब इसमें गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं और इसका निर्माण करती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक। तो पहला लाइन वहीं से लिखेंगे। ठीक है, देखें फर्स्ट, इसमें शुरुआत हमेशा क्या है से होना चाहिए, परिभाषा से होना चाहिए। तो याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे द यूएनओ इज द मोस्ट लार्जेस्ट एक्सेप्टेड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा, मतलब सबसे स्वीकार्य और अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अगर आप इसके पहले के एडजेक्टिव्स भूल भी जाते हैं, विशेषण को, कि बड़ा है कि छोटा है, इस तरीके से, और आप केवल इतना भी लिख लेते हैं कि यह विश्व का एक अंतर सरकारी संगठन है, तो भी ये क्या हो जाएगा? सही है अपने आप में। ठीक है ना? तो ये विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब जब हम इसको विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं, तो इसकी दो बातों को हमको इसको इंट्रोडक्शन में जोड़ना पड़ेगा कि सबसे बड़ा क्यों है, तो सदस्य संख्या के आधार पर। ठीक, और सर्वाधिक स्वीकार्य क्यों है, तो इसकी भूमिका के आधार पर। तो दूसरा पॉइंट देखें कि इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या मूलतः 51, जबकि वर्तमान में 193 है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 193 member nations. It consists of 193 member nations, which were originally 51. ठीक, याद रखें कि 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो वर्ष 2011 में शामिल हुआ। ठीक है ना? The 193rd nation is South Sudan, which were added in UNO in 2011. ठीक है, 2011 में शामिल हुआ और ये 193वां देश है आपका। क्लियर हुआ? तो सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें सदस्य राष्ट्र है। ठीक, और ये सर्वाधिक स्वीकार्य है। क्यों? तो पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, यह सभी राष्ट्रों को, सदस्य राष्ट्र लिखेगा, है ना? यह सभी सदस्य राष्ट्रों को अपनी समस्याओं को साझा करने एवं उनके समाधान के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है ना? वैश्विक मंच प्रदान करता है। देखें, इट ऑफर्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू ऑल मेंबर नेशन
It offers global platform to all member nations to redress their problems. ठीक है ना, मतलब समस्याओं को सुलझाने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है, इसलिए सर्वाधिक स्वीकार है। हर देश वहीं पर जाकर के अपनी समस्याओं को कहता है। देखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई। ठीक है, इट वेर इस्टेब्लिश्ड ऑन 24th of October 1945 जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सेकेंड, और उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई। 24 अक्टूबर 1948 जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। Thus, this date is celebrated as UNO Day और UN Day। ठीक है, Thus, this date is celebrated as UN Day, इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, अगली चीज, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में स्थित है। ठीक है, द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट न्यूयॉर्क मैनहट्टन आइलैंड, यूएस। द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट न्यूयॉर्क मैनहट्टन आइलैंड, यूएस। ठीक है ना, यहां पर स्थित है। देखें, यूएन का प्रशासन, ठीक है, यूएन का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रशासित होता है। ठीक है ना, इट इज गवर्न्ड बाय द यूएन चार्टर। जैसे भारत का शासन भारत के संविधान से होता है, वैसे ही यूएन का शासन जो है आपका यूएन के संविधान से होता है, उसको यूएन का चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र हिंदी में, समझ रहे हैं? द यूएन इज गवर्न्ड बाय द यूएन चार्टर। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शासन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रशासित होता है, जिसे 26 जून 1945 को अपनाया गया। ठीक है, which were adopted on 26 जून 1945, जिसे 26 जून 1945 को अपनाया गया। तो बेसिक कंटेंट यूएन चार्टर वेर इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जून एंड आफ्टर 2 months 24 अक्टूबर द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड। समझ रहे बात? तो ये 26 जून 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है अपनाया गया, और इसी से इसका शासन होता है। देखें, जो यूएनओ है, यूएनओ का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएनओ इज जनरल सेक्रेटरी। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो होता है वो यूएनओ का महासचिव, मतलब सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यही होगा। ठीक है, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, प्रेजेंटली एंटोनियो गुटेरस इज द जनरल सेक्रेटरी टू यूएन,
प्रेजेंटली एंटोनियो गुटेरस इज द जनरल सेक्रेटरी टू यूएन। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, ठीक है, एंड इज फ्रॉम पुर्तगाल। पुर्तगाल के, ब्रैकेट में पुर्तगाल लिख लेना, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, उसी में कंटिन्यूएशन में लिख लेना, उसी में, ठीक। वर्तमान में इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। प्रेजेंटली ही इज ऑन हिज सेकेंड टेन्योर, यानी दूसरी बार महासचिव बने हैं ये। वर्तमान में इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। फर्स्ट ही वॉज अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी इन 2017, पहली बार 2017 में, जबकि दूसरी बार 8 जून 2021 को निर्वाचित हुए, ठीक है। फर्स्टली इन 2017 एंड प्रेजेंटली ही वॉज इलेक्टेड ऑन 8th of June 2021। 8 जून 2021 कार्यकाल जो है वो चल रहा है। क्लियर हुआ? तो ये आपका प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, ठीक। कितना पॉइंट हुआ? 7, 8, 8वां लिखूंगा। हुआ मतलब जो बीत, जो कार्य संपन्न हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? हाँ, क्या समझे? मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। तो ये कार्य जो है, मतलब ये प्रमुख होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये प्रमुख होंगे यूएनओ के। अच्छा, इसमें यूएनओ, इसकी 6 अधिकृत भाषाएं हैं, ठीक है। इट हैज द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है 6 अधिकृत भाषाएं, मतलब इन 6 भाषाओं में कार्य जो है वो हो सकता है। याद भी होगा आपको, पढ़े भी होंगे कभी ना कभी, खैर याद तो नहीं होगा, ऐसा याद कर लेना फ्रेस्का। तो एफ से आपका ये हो जाएगा फ्रेंच, आर से रशियन, ई से वही जो आती नहीं, एस से स्पेनिश जो जाती नहीं है, सी से चाइनीज जिसका आना पसंद नहीं, और ए से अरेबिक, ठीक है। तो 6 इसकी अधिकृत भाषाएं, ठीक है। इट हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हा ना तो बोलो रे, 6 अधिकृत भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी? फ्रेस्का, ऐसे याद रख लेना, FRESCA। तो एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज, और ए से अरबिक, अरबी भाषा। समझ में आया? अरे समझ रहे हो? देखो, ठीक है, यूएनओ, इसका एक प्रतीक चिन्ह है जिसमें विश्व का नक्शा एवं विश्व का नक्शा है ना, जो जैतून की पत्तियों से घिरा है। देख सकते हो आप, समझे बात? जो जैतून की पत्तियों से क्या है? घिरा हुआ है। इट हैज एन एम्बलम, इट हैज एन एम्बलम which is consist of map of globe which is surrounded by olive leaves, ठीक है, which is surrounded by olive leaves। समझ में आया? बीच में नक्शा है जी, ये पत्ती 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 ऐसा बना हुआ है, देखे हो? है? नहीं देखो तो मोबाइल में देख लेना घर जाके, ठीक है। तो ये आपका संस्थाएं, मतलब ये इसका परिचय है, ठीक है ना। चलो अब इसकी स्थापना का इतिहास देखते हैं।
ठीक, देख पहले आपको फिर लिखवाता हूं, ठीक है ना। कहानी है पूरी, उसको कहानी को समझोगे तो फिर लिख लोगे आप, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि आप लिख पाते हो या मुझे लिखाना पड़ेगा। कल लिखाना ही पड़ेगा, मैं इस गफलत में कभी भी नहीं रहता, ठीक है। अब एक बात समझो बेटा ना, ध्यान सुनना, और मैं जिसको लिखते हुए देखा सोच लेना, बहुत सोटूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि फिर मैं लिखाऊं भी तब तुम आगे तापते हैं मेरा मुंह देखते बैठे रहोगे। तो ऐसे जितने भी होंगे युवक और युवतियां सावधान, ठीक है। हाँ, अच्छा, जहां पर दो चार बर्तन हो, खड़बड़ खड़बड़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई। विश्व बहुत सारे देशों का समूह है, ऑलमोस्ट 204 देश हैं विश्व में। तो जब इतने सारे देश होंगे और हर देश पहला काम अपने राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सोवरेनिटी, मतलब अपने हित को पहले देखते हैं। और जहां पर आप सेल्फ सेंटर्ड होगे, एको हम द्वितीयो नास्ति, अकेला मैं हूं दूसरा संसार में कोई नहीं, तो जब जब आपके अंदर ये भाव आएंगे तो आप सामने वाले को कुछ समझोगे ही नहीं, मार के दो झापट रपट करके बैठा दोगे, तो लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो विश्व में कलेश तो बहुत समय से ही मचा हुआ था। आधा कलेश ब्रिटेन वालों ने मचा के रखा ही था, इस पर कब्जा उस पर कब्जा। विश्व के उस समय के आधे से अधिक देश तो ब्रिटेन के गुलाम थे। और जब अमेरिका स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ता है 1776 में, और जब अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है तो बाकी देशों को भी हौसला मिलता है कि अब हम यहां से अलग हो। तो कुल मिलाकर के पूरे विश्व में एक अशांति का माहौल बना हुआ था, समझ रहे, एकदम अशांति का माहौल बना हुआ था। तो विश्व में शांति लाने के लिए जो सबसे पहला प्रयास है, क्या लाने के लिए? शांति लाने के लिए, पीस, ठीक है। सबसे पहला प्रयास 1899 में हुआ, 1899 में। 1899 में यह विश्व में पहला अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, और यह आयोजित किया गया आपका दी हेग में, नीदरलैंड्स, ठीक, हेग में आयोजित हुआ, समझ में आया। और यहां पर इस सम्मेलन में विश्व के ऑलमोस्ट सारे बड़े देश भाग लिए, और उन्होंने तय किया कि ठीक है, हम विश्व में शांति लाने का प्रयास करेंगे, सब मिलकर के शांति लाएंगे, पीस, ठीक। तो कैसे लाएंगे? तो एक समझौता किया उन्होंने, और इस समझौते को हिंदी में तो अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन पैसिफिक पीस सेटलमेंट, कन्वेंशन ऑन पैसिफिक पीस सेटलमेंट, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता। और इसमें यह कहा गया कि जब कोई लड़ता है तो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ लोग रहे जो न्याय करें, वरना लोग लड़ते ही रह जाएंगे। भाई जो मजबूत है वो कमजोर का दमन कर देगा, तो न्याय व्यवस्था एक होनी चाहिए। और इसीलिए यहां पर इन्होंने तय किया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना होगी, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब जो युद्ध होता है, युद्ध के विषयों पर न्यायालय की स्थापना होगी, ठीक। और ये द हेग में स्थापित हुआ, और यही आज का इंटरनेशनल कोर्ट है, आप पढ़, ख्याल है द हेग में है। तो इसकी शुरुआत होती आपका 1899 के फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस से, ठीक। ये इस तरीके से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। हालांकि निर्णय ले लिया जाता है और 1902 से ये फंक्शन करना भी स्टार्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बदलाव होता नहीं, लोग जाते ही नहीं वहां, मानते ही नहीं, वही बात, एको हम द्वितीयो नास्ति। और न मानने का नतीजा यह हुआ कि
28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। अच्छा एक बात समझना बेटा, क्रांति के साथ शांति बहुत जरूरी है। मतलब जब बहुत ज्यादा लड़ लिए तो फिर आदमी सुकून की तलाश करता है, कहां से मुझे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। होता है ना ऐसा कि नहीं होता? तो जब जब क्रांति होगी तो शांति की तलाश होगी। तो मान के चलो ये 1914 तक जो चला क्रांति ही थी, अपने अपने हितों के लिए सब लड़ रहे थे। अब यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, पढ़े होंगे पब्लिक एड में। वुड्रो विल्सन ने कहा कि भाई बहुत हो गया क्रांति, अब चाहिए शांति। और इन्होंने कहा कि शांति के लिए कुछ ऐसे देशों का समूह बना देना चाहिए, भाई लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको बिल करके काम करना चाहिए। और इन्होंने सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट दिया, और ये पूरा व्यवस्था जो चल रहा था वो वर्साय में चल रहा था। वर्साय की संधि हुई और वहां पर इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करने की सिफारिश की। लीग मतलब समूह, राष्ट्रों का समूह, राष्ट्र संघ बोल सकते हैं इसको, हिंदी में वही होगा, राष्ट्र संघ। सो बेसिकली लीग ऑफ नेशंस वेर कंसेप्चुलाइज्ड बाय वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। समझ में आया? सारे देशों को बोले कि भाई देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अब अंतरराष्ट्रीय संगठन बना। और याद रखें कि जो लीग ऑफ नेशन है, ये लीग ऑफ नेशन कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं लीग ऑफ नेशन की, तो ये विश्व का सबसे पहला अंतर सरकारी संगठन था। इट वॉज द वेरी फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, विश्व का पहला अंतर सरकारी संगठन था लीग ऑफ नेशन। और इसकी स्थापना जो की गई, इसका उद्देश्य तय किया, 4 उद्देश्य रखे गए इसके, जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया। इसके 4 उद्देश्य ऐसे याद रखो आप, IRDP। आई से इंटरमीडिएशन, मध्यस्थता। अच्छा बीच में आप देखते होंगे टीवी पर वो आता था कि घर में अंदर से खूब चिल्लाने विल्लाने की आवाजें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही हैं, जाके कोई कॉल बेल दबा देता है। देखो क्या ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में आता था। अच्छा तुम लोग उस जमाने में छोटे रहे होगे, है ना? 2004-5 के आसपास गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को फॉर्मुलेट किया था, तो उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ऐसा करते थे। 2 लोग अगर लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दोगे तो लड़ते ही रहेंगे। युद्ध को रोकना है, शांति अगर लानी है, तो कोई मध्यस्थ होना चाहिए जो उनसे थोड़ा रांगड़ हो, हट है? फिर कूद कूद करके हट, ऐसा फिर क्यों है? नहीं फील किया? अच्छा बोतल ही हो तुम लोग। दूसरा R, रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। पहला तो अगर 2 देश अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो इंटरमीडिएशन, लीग ऑफ नेशन क्या करेगा? मध्यस्थता, कि लड़ो मत भाई। अब लड़ो मत तो लड़ाई कैसे शांत होगी? रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, जो जिस विवाद की वजह से लड़ रहे हैं, भाई दोनों लड़ रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, चल हट, मेरा है, उसका रहा ही नहीं तो काहे लड़ेंगे, है ना? रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। इसके बाद से जैसे मान लो इंटरमीडिएशन कर लिया, मध्यस्थता कर लिया, ठीक? मध्यस्थता करने के बाद उनके बीच के जो समस्याएं थी, जिनकी वजह से वो लड़ रहे थे, उसको भी समाप्त कर लिया। लेकिन पूरी तरीके से समाप्त करना है तो वहां पर डी आएगा, एंड डी स्टैंड फॉर डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, हथियार छीन लो।
दोनों लड़ रहे हैं हाथों से, दोनों का कैसे लड़ेंगे ऐसे? डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब मैं कर को देखो है कैसे होता है सब चीज। अब ये हाथ ही नहीं कैसे लड़ेंगे, ये भी काट लो है जहां से लड़ाई हो रही है। तो ये डिसआर्मामेंट है, निशस्त्रीकरण। समझ में आया ना, मतलब निशस्त्रीकरण। और पी, और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ वॉर, मतलब युद्ध को रोकना। ये चार उद्देश्यों के लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। सारे देश, जितने बड़े बड़े देश थे, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, पोलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब शामिल हो गए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं लड़ेंगे। और सब एक से बढ़कर एक, नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे बोल करके उसी में से एक तो निकल। आदमी जो बड़ा रहता है उसको आदत होती है दिखाने की, छोटे वाले को एक झापड़ मार दिया, क्या रे वो अगर डरता वरता है तो बेचारा हाँ साहब मालिक, और लेकिन वो भी कम में बम है, उचक रहा है, वो भी चढ़ कर क्या मारेगा, एक झापड़, फिर लड़ाई हो जाएगा। तो लीग ऑफ नेशन स्थापित किया गया और उद्देश्य काफी बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें जो शामिल देश थे वो देखिए ना, सब एक से बढ़कर एक, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, सबका ईगो चरम पर, सब अपने आप में सुप्रीम। तो बनाया तो बहुत अच्छे उद्देश्य से किया गया, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है अगर इसका परिणाम देखें तो यह पूरी तरीके से असफल हो गया है ना। इट विल फेल टू अचीव ऑल दिस 4 ऑब्जेक्टिव्स, नहीं कुछ कर पाया। और अगर इसकी असफलता का कारण देखें तो बहुत सारे कारण थे। पहली बात तो यह था कि यह विश्वव्यापी नहीं था, समझ रहे हैं, मतलब ये विश्व ग्लोबल नहीं था, ये कुछ प्रमुख प्रमुख देश ही इसके सदस्य थे, तो पूरा जनाधार नहीं था। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो अब भाई, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप बहुत ताकतवर हो, कोई छोटू सा ऐसे है, एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको पट से एक झापड़ मार दिए, आप इतने बड़े हो कुछ नहीं करेंगे बेचारे, लेकिन अपने बराबर के ही मार दिए, उठेगा तुमको, होता है ना। तो छोटे छोटे देश सब मिलते तो समस्या नहीं होती, थोड़ा चमका करके भी रख सकते, सब एक से बढ़कर एक, और उसमें चमकाओगे तो कैसे कोई सहेगा, समझ में आया? तो लीग ऑफ नेशन को किसी ने माना नहीं। इसके बाद इसी बीच में एक दूसरे पर ही आक्रमण करने लगे, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया है, जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब जब रशिया की बात नहीं सुन रहे थे तो रूस जो है बाहर हो गया, इटली जो है इथोपिया पर आक्रमण कर दिया तो इटली को निकाल दिया गया, और सब लड़ रहे थे। तो एक तरफ जो ब्रिटेन है और फ्रांस जो कुछ कर सकते थे उस समय, ब्रिटेन और फ्रांस क्या रहे, चुप रहे, कुछ किए ही नहीं, और बनाए थे शांति के लिए, शांति छोड़ करके क्रांति, और ये आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर अंत में सब बोले जा रहे भाई नहीं हो सकता, और लड़ते 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 इतना लड़े कि 1939 में आकर के द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है पूरी तरीके से चालू हो। कहानी समझ में आ रहा है? मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ठीक है, फैक्ट है, याद हो रहा है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो देखें द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में शुरू और सितंबर 1949 में खत्म। 45 भी तो लिखा हूं, 9 बोल दिया, ओ माय गॉड, ठीक है 45, 9 को काट दिया से ससुरे जो लिखा उसको नहीं, तो आदमी सही रास्ते को चकना जरूरी है? 1945 द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा देखो, फिर वही बात, जब जब होगी क्रांति तब तब चाहिए शांति, हाँ? तो फिर क्रांति हो रही थी, फिर शांति की आवश्यकता महसूस हुई, और अमेरिका ही पहल करता है, हाँ,
इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही यूएनओ की स्थापना का प्रयास प्रारंभ हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दौरान ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयास प्रारंभ हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है, इसका प्रयास यहां से शुरू होता है और खत्म होने के पश्चात यह क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। यहां तक कहानी क्लियर है? अब देखो बेटा, अब स्थापना का प्रयास कैसे होता है, ठीक है ना? क्या तमाशा है, ठीक है? स्थापना का प्रयास, नहीं पूरा लिख देता हूं, यूएनओ की स्थापना का प्रयास, ठीक? यूएनओ की स्थापना का प्रयास। अब प्रयास कैसे होगा? अमेरिका ही पहल करेगा हमेशा, ठीक है? मतलब कुचकने का काम भी उसी का है और ठीक करने का काम भी उसी का है। लड़ो रे लड़वा देगा, उसके बाद शांत हो। ऐसा ऐसे रहते हैं, दो चार ग्रुप में एक तो ऐसा रहता है, लड़वाएगा, इसकी बात उधर बोले, तेरे को वो बोला, मैं तेरे बारे में ये सुना, ऐसा लड़वा देंगे। ऐसी टाइप अमेरिका कुचक दिया, लोग लड़ने लगे, अब फिर खुद ही में शांति प्रस्ताव लेकर के आ जाता है, तो लोग सोचते हैं वाह यही तो शांति के दूत है। हाँ, नहीं लेगा, लड़ने वाले तो भूल गए ना लड़वाया कौन था। तो अमेरिका जो है प्रयास करेगा। होता क्या है देखो, कुछ ईयर को ना ट्रेस करना बेटा। क्या ट्रेस करोगे? 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, पूरा एक सीक्वेंस। 1941 में दो तीन बातें हैं। पहला तारीख 6 जनवरी, 6 जनवरी याद रखना, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। हाँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट, भाई तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट हो बताओ? नहीं, वो मार्च में 8 मार्च महिला दिवस के दिन तो नहीं, गेस नहीं कर पाओगे। शादी नहीं हुई थी मेरी शादी 29 फरवरी को हुई थी। हाँ थोड़ा ट्रिक लगाना जरूरी था ना, जीवन भर का सवाल है। हर साल आदमी कितना मनाएगा? हैं? लीप ईयर में मनाते हैं हम। हाँ, खर्चा होता है यार। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, 6 जनवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए। ठीक, हुआ क्या कि 6 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति थे इसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक, इनको एकदम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई एकदम। और 6 जनवरी को जब ये पहुंचे, कहां पहुंचे? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी नहीं, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, अब भारत की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट संसद का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो ये पहुंचे कांग्रेस और कांग्रेस में जाकर के भाषण दिए। He had delivered his speech on 6 January 1941 और इन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। 4 चीजें एकदम जरूरी हैं। रोटी कपड़ा मकान नहीं ससुरे, उससे ऊपर उठो। है? रोटी कपड़ा मकान। अमेरिका बात कर रहा है, उसके पास रोटियों है, कपड़ा है, मकान सब है। ठीक, इधर देखो बैला, दो में बांट दो। 4 चीजें उन्होंने कहा, 4 चीज चाहिए मानव को। 2 चीजें, 2 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 स्वतंत्रता देना जरूरी है मानव को, और 2 प्रकार की मुक्ति देना जरूरी है। 2 स्वतंत्रता, 2 मुक्ति। स्वतंत्रता काहे की? एक अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा उपासना की, वर्शिप, पूजा पाठ। ठीक है,
भाई पहले आप किसी को मान लो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, ऐसा सुने होगे गाना, गाए भी होगे बहुत सारे लोगों के लिए, डेली किसी के लिए गाते होगे, और हर दिन रब भी बदल जाता होगा आपका, है ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। तो एक उपासना की स्वतंत्रता, वर्शिप पूजा पाठ, ठीक, और दूसरा अभिव्यक्ति, मतलब मानव है तो उसको बोलने दो ना भाई, और वो जिसको मानना चाहिए उसको मानने दो, पूजा पाठ करने दो, ये दो स्वतंत्र। अब बोले इन सब के साथ अब बोलेगा कैसे, मानेगा कैसे, तो दो चीज से मुक्ति दोगे तो बोलेगा भी मानेगा भी। भय से मुक्ति, भाई आप किसी को मान रहे हो और आपको डर नहीं है तो मानो दिल खोल के, अब पता है डर है कुटा जाएंगे तो आदमी सहम के मानता है फिर, है ना। हाउ सुधरक नहीं ससुरे तुम लोग हैं, उधर ही साइड वाले हो ना, है? तो एक मुक्ति भय से, और दूसरा इन्होंने कहा अभाव से मुक्ति, समझ बात, फ्रीडम फ्रॉम लैकनेस, डिप्रिवेशन, अभाव। ये चार चीजें मानव के लिए होनी चाहिए, वो कुछ भी बोल सके, है ना, पूजा पाठ कर सके, उसे किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार का अभाव ना हो, है ना। ये चार चीजें मानव के लिए जरूरी है। और क्या है इन्होंने कहा, जैसे आप सब कांग्रेस हैं, मतलब ये अमेरिकी संसद है मान लें, और मैं अगर रूजवेल्ट हूं, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चार चीजें बहुत जरूरी, लेकिन ये चार चीजें आएंगी कैसे। आज तो बहुत युद्ध हो रहा है, चारों ओर लड़ाई झगड़े हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी हर तरफ भय का माहौल है, युद्ध की वजह से त्रासदी है, अभाव का माहौल है, हा? लोग उपासना नहीं कर सकते, तो कैसे होगा ये सब चीज। तो उन्होंने कहा ये चारों चीज देने के लिए एक ऐसी संस्था बनाने की जरूरत है जो विश्व में शांति लाए, जिससे भय मुक्त हो, अभाव मुक्त हो, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, ठीक। और इन सब चीजों के लिए उन्होंने कहा कि एक संगठन बनाना चाहिए जिसका नाम होगा संयुक्त राष्ट्र। और इस तरीके से 6 जनवरी 1941 को पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने विश्व में शांति लाने के लिए और ये चार प्रकार की स्वतंत्रता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का प्रावधान किया। और यह पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन, दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यह शब्द दिया उन्होंने। लेकिन ये तो अमेरिका में ही हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाने के लिए तो सभी देशों का समूह चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हुआ ये कि अमेरिका को साथ चाहिए था मजबूत देशों का, और उस समय अमेरिका के बाद मतलब जो मजबूत देश था वो ब्रिटेन था, ठीक। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, मतलब रूजवेल्ट और जो ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, अब रूजवेल्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई हमको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी है, ठीक। लेकिन अकेले तो होगा नहीं, सब शामिल हो, उसके पहले सबसे मजबूत शामिल हो, उसमें ब्रिटेन सबसे मजबूत, और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों साथ में लड़ रहे थे, अमेरिका और ब्रिटेन एक तरफ थे। तो फोन लगाया रूजवेल्ट, बोले भाई मिलते हैं, मिलना जरूरी है, शांति लाना है तो मिलना जरूरी है। तो बोला कहां मिले, बोले कोई देख लेगा, वहां मिलते हैं जहां कोई आता जाता नहीं, सड़क पर जमीन पर तो लोग आएंगे जाएंगे, ये बोले महासागर में मिलेंगे। हाँ, अब बोले कौन से, बोले प्रशांत में नहीं जाएंगे, वहां रिंग ऑफ फायर है, ज्वालामुखी आते हैं, पता चला कुछ नीचे से जल उठा तो शांति की जगह आग लग जाएगी। बोले भाई महासागर चलते हैं, अटलांटिक में चलते हैं,
अटलांटिक महासागर में जाकर के फिर मैं तुमको बताऊंगा। तो पहले 6 अगस्त को बात हुई, 9 अगस्त को तय हुआ कि मिलेंगे, और 9 अगस्त को जाकर के ये लोग अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत में दोनों मिले, और 72 घंटे के भीतर ही दोनों सहमति में आ गए कि भाई ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करेंगे। और जब ये 72 घंटे मतलब 12, 13, 14 और 14 अगस्त 1941 को फिर इन्होंने घोषणा किया, मतलब इन्होंने सहमति जताई, हस्ताक्षर किया कि विश्व में शांति लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होनी चाहिए। अटलांटिक महासागर में यह सब चीजें हो रहा था, इसलिए इसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। ठीक, और याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के ओर इसे प्रथम कदम या फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ। अब यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन साथ में आ गए। जब दोनों सहमत हो गए तो संयुक्त राष्ट्र संघ किसी 2 देश से तो बनेगा नहीं, बाकी देश भी चाहिए। तो 14 अगस्त 1941 के बाद फिर 1942, और 1942 में 1 जनवरी 1 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कर दी, डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ, कि अब यूएनओ बनेगा। अभी तक जब पहली बार उन्होंने सोचा 6 जनवरी 1941 हमने 2 डेट देखा है, 6 जनवरी और 14 अगस्त। 6 जनवरी को पहली बार विचार आया, ठीक, रूजवेल्ट के अंदर, और उन्होंने कांग्रेस में बोला कि भाई स्थापना करनी, ठीक है। अब स्थापना करने के लिए ब्रिटेन को साथ में लेना जरूरी था, तो 14 अगस्त 1947 को अटलांटिक महासागर में युद्धपोत में बैठ करके इन्होंने एक घोषणा किया, हस्ताक्षर के, जिसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। और इस अटलांटिक चार्टर में पहली बार यह तय हुआ, सहमति बन गई अमेरिका और ब्रिटेन में कि विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। और जब 2 प्रमुख देश सहमत थे तो अब ये लोगों को पब्लिकली अनाउंस कर सकते थे, इसलिए 1942 और उसमें 1 जनवरी 1942 में, केवल एक तारीख याद रखनी है, 1 जनवरी 1942 को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कर दी। और अभी तक 2 थे, अमेरिका और ब्रिटेन, और इसमें जो 26 राष्ट्र थे, 26 देश, जो अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियों से या नीतियों पर सहमत थे, उनको मित्र राष्ट्र, फ्रेंडली नेशन कहा गया, ठीक है। और जो दूसरी ओर थे वो शत्रु राष्ट्र, ठीक है, या उनको एक्सिस नेशन कहा गया, धुरी राष्ट्र कहा गया। तो यहां पर 26 मित्र राष्ट्र आ गए कि ठीक है, हम विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए तैयार। ये 1 जनवरी 1942। अब ये तो तय हो गया, विचार में आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा, लेकिन उसका काम क्या होगा, उसके सिद्धांत क्या होंगे, यह तय नहीं था। इसलिए फिर 1943 और 1943 में 30 अक्टूबर 1943 में रूस के मॉस्को शहर में एक सम्मेलन हुआ, जिसको मॉस्को सम्मेलन कहते हैं, मॉस्को कॉन्फ्रेंस। और इस मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जो यूएन होगा, उसके आधारभूत सिद्धांत तय किए गए। मतलब क्यों बनाया जा रहा है, द बेसिक प्रिंसिपल वाज डिसाइडेड इन मॉस्को कॉन्फ्रेंस। यूएनओ बनेगा 1942, लेकिन यूएनओ क्यों बनेगा, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, 1943, डेट नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1942 1943, समझ में आया। अब यहां से सिद्धांत तय हो गए, तो सिद्धांत तो तय हो गया कि क्यों बनेगा, लेकिन अब बन जाएगा, इन सिद्धांतों के लिए बनेगा, तो काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, कौन कौन होगा यूएनओ में। तो उसके लिए 1944
अगस्त से अक्टूबर के बीच 1944 डर्बटन ओक्स सम्मेलन हुआ। डर्बटन ओक्स सम्मेलन अमेरिका न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है डर्बटन ओक्स, उस भवन में यह सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में 1944 के इस सम्मेलन में जो यूएनओ है उसके स्वरूप, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होगा, जैसे आज हम सुनते हैं कि यूएनओ के 6 अंग हैं, तो इन अंगों पर चर्चा हुई कि उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी और यह डिसाइड हो गया। समझ में मेरी बात? यह डिसाइड हो गया कि यूएनओ का स्वरूप क्या होगा, मतलब उसके कौन कौन से अंग होंगे 1944 में। इसके बाद 1944 में अब देखो सब चीज हो गया, सारी चीजें हो गई। यूएनओ का विचार, यूएनओ बनेगा 42। यूएनओ क्यों बनेगा 43, सिद्धांत है ना, मॉस्को, ठीक। यूएनओ में कौन कौन होगा, उसके कौन कौन से अंग होंगे, उसका स्वरूप 44 डर्बटन ओक्स सम्मेलन में। अब यूएनओ बन गया, यूएनओ के सिद्धांत तय हो गए, कौन कौन होगा यह तय हो गया, लेकिन हर अंग को काम करने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेने का तरीका क्या होगा, तो आमतौर पर निर्णय लेने का तरीका बहुमत होता है। तो बहुमत, कितने बहुमत पर कौन सा निर्णय लिया जाएगा, तो याद रखें यहां पर यूएनओ में निर्णय लेने के तरीके पर समझौता हुआ। और साथ ही साथ यहां पर जो यूएन है, यूएन चार्टर के लिए प्रस्ताव लाया गया, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घोषणा पत्र होना चाहिए, मतलब इसका एक संविधान होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का। समझ गए? और 1945 से फरवरी की बात है, 26 जून 1945 को आपका यूएन चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद आपका जो पोलैंड है उसके बाद में अक्टूबर में साइन करता है, 18 अक्टूबर को, तो पोलैंड बाद में आएगा, इसलिए इसके संस्थापक देश क्या हो जाते हैं आपका 51, लेकिन शुरुआत में हस्ताक्षर 50 देशों ने किया था। और इस तरीके से 26 जून 1975 को 45 को सॉरी, यूएन का चार्टर जो है वो लागू होता है। ठीक है, यूएन के चार्टर के बारे में भी अपन देखेंगे। जो यूएन का चार्टर है, इसमें जब बना था इसमें 10,000 शब्द थे, 10,000 वर्ड्स, 19 अध्याय थे, 19 चैप्टर्स, और इसमें 111 अनुच्छेद, सेक्शंस, इसके आर्टिकल्स। ये आपका यूएन चार्टर बना। और ये जो यूएन चार्टर था, जब ये आ गया तो इसी के आधार पर फिर आपका 24 अक्टूबर, ठीक, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना। ये पूरा उसका हिस्ट्री। समझ में आया कैसे बना, पूरी कहानी समझ में? तो याद रहेगा, लिख लोगे?